नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। लोकसभा में आज स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यसभा में कृषि मंत्रालय के कामकाज पर जारी रहेगी चर्चा। दोपहर बाद प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश करने का समय। नीट से जुड़ी याचिकाओं पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला। वहीं सीबीआई की पहली चार्जशीट में 13 आरोपियों के नाम। वायनाड में बेली ब्रिज पूरी तरह चालू होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी। उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और तटरक्षक जहाज अभिनव की भी तैनाती। 250 के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा, सैकड़ों लापता। वायुसेना के Mi-17 और चिनूक के जरिए केदारनाथ मार्ग पर फंसे यात्रियों का रेस्क्यू जारी। अभी तक 450 यात्रियों को सकुशल सोनप्रयाग पहुंचाया गया। खराब मौसम के कारण 2 दिन के लिए रोकी गई केदारनाथ यात्रा। आफत की बरसात से सहमा हिमाचल। बादल फटने की घटनाओं में 54 लोग लापता। शिमला के रामपुर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कई मकान, स्कूल और गाड़ियां तबाह। हिजबुल्लाह इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के साथ भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। लेबनान से तुरंत निकले नागरिक बेवजह यात्रा से बचने की सलाह। हेल्पलाइन नंबर भी किया गया जारी। और पेरिस ओलंपिक में आज बैडमिंटन में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पेश करेंगे चुनौती। मनु भाकर पर भी टिकी सबकी नजरें। तीरंदाजी, जूडो, एथलेटिक्स, गोल्फ, सेलिंग और रोइंग में भी भारत को उम्मीदें। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। लोकसभा में आज वर्ष 2024-25 के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान होना है। दोपहर बाद सांसद बने अपने प्राइवेट मेंबर्स बिल सदन में रखेंगे। वहीं राज्यसभा में 1 अगस्त 2024 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर शुरू हुई चर्चा का सरकार द्वारा उत्तर दिया जाएगा। दोपहर बाद उच्च सदन में भी सांसद अपने प्राइवेट मेंबर बिल सदन में पेश करेंगे। ईडी ने पहली बार लेह लद्दाख में छापेमारी की है। जम्मू, सोनीपत और लेह लद्दाख में ये छापे क्रिप्टो करेंसी के फर्जी मामले की जांच के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। एजेंसी ने AR मीर और अन्य के खिलाफ मामले में लद्दाख के लेह, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के सोनीपत में कम से कम 6 ठिकानों पर छापेमारी की। इन पर आरोप है कि हजारों निवेशकों ने फर्जी मुद्रा में पैसे निवेश किए, लेकिन उनको इसके बदले कोई आर्थिक लाभ या मुद्रा वापस नहीं दी गई। नीट यूजी परीक्षा मामले से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आने वाला है। दरअसल 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नीट को दोबारा आयोजित कराने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने साफ किया था कि इसको लेकर विस्तृत आदेश आने वाले दिनों में आएगा। सीबीआई ने बिहार में नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके मुख्य आरोपी मनीष प्रकाश, सिकंदर यादवेंदु और 11 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 201, 409, 380, 411, 420 और 109 के तहत मामला दर्ज किया गया। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने प्रश्न पत्र लीक मामले में संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया था। ये मामला इस वर्ष 5 मई को पटना के शास्त्री नगर पुलिस थाने में दर्ज किया गया था और 23 जून को इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। जांच एजेंसी ने सबूत इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीसीटीवी फुटेज, टावर स्थल विश्लेषण और अन्य साधनों का उपयोग किया। कई अन्य आरोपी पहले से ही पुलिस और न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने इस मामले में अब तक 58 स्थानों पर तलाशी ली है और बिहार पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपियों समेत 40 को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा
तिथि से एक दिन पहले झारखंड के हजारीबाग केंद्र से लीक हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में मॉनसून सत्र के आखिरी दिन पूरे तेवर में नजर आए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई भर्ती में ओबीसी को 27% भी आरक्षण नहीं मिलता था। लोक सेवा आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी को 60% से अधिक आरक्षण मिला है। आपके समय ओबीसी के जितने छात्रों की, समाजवादी पार्टी के समय जितने भी नियुक्तियां हुई हैं, 27% भी उसमें आरक्षण नहीं मिला है। 27% भी, किसी भी नौकरी को आप उठा करके देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं 27% भी ओबीसी के छात्रों को नौकरी नहीं मिली, पिक एंड चूज होता था। क्या ये सच नहीं? आज जिस तहसीलों की आप बात कर रहे हैं, यहां पर भतीजा और चाचा की एंड कंपनी वसूली के निकली थी और लेखपालों की तैनाती उस आधार पर हुई थी। आज तो नहीं है। आज तो हमने 5500 लेखपालों की तैनाती की है। एक भी जगह कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई नहीं उठा सकता। योगी आदित्यनाथ ने मॉनसून सत्र के दौरान बताया कि पिछले 7 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से उभरे हैं। योगी ने आवास योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। पिछले 7 वर्ष के अंदर जो कदम बढ़ाए गए हैं, आज इसका परिणाम है कि 6 करोड़ की जनता प्रदेश के अंदर बहुआयामी गरीबी से उभर करके एक खुशहाल जीवन की तरफ अग्रसर हुई है। इसके लिए हम लोगों को 56 लाख परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवानी पड़ी और मुझे प्रसन्नता है, वो किसी भी कोई मकान मिले होंगे, लेकिन प्रदेश के नागरिक को मिले हैं। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्होंने एक सूची तब बनी थी जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन उसी सूची का पालन करते हुए हम लोगों ने सिचुएशन की तरफ हम लोग आगे बढ़े और 56 लाख इन परिवारों को अब तक एक आवास उपलब्ध कराने में हमने मदद की है। प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग जन पेंशन में लगभग 1 करोड़ परिवारों को 1000 रुपए महीने हम पेंशन की तो सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। केरल के वायनाड में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। भूस्खलन में मरने वालों का आंकड़ा 250 के करीब पहुंच गया। अभी ये आंकड़ा और बढ़ने के आसार हैं। इन सबके बीच अहम खबर ये है कि बेली ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गई है। इस ब्रिज के सहारे अधिक भारी मशीनरी दूसरी तरफ चलेगी और अब राहत कार्य और तेज हो जाएगा। भूस्खलन के आसपास 6 क्षेत्रों में इसे विभाजित किया गया और कुल 40 खोज दल तैनात किए गए। पड़ोसी मलप्पुरम जिले में चलियार नदी के निचले हिस्से में भी तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। एयरफोर्स का चिनूक, 3 टैंकर एटीएफ और तटरक्षक बल के जहाज अभिनव को तैनात किया जा रहा है। 35 आईसीजी कर्मचारियों का एक दल 30 जुलाई को चुरलमाला और आसपास के गांवों में बचाव अभियान चला रहा है। केरल के वायनाड में जहां लैंडस्लाइड हुआ था, उस जगह पर दूरदर्शन की टीम पहुंची और आपको उन दृश्यों को हम दिखाते हैं कि लैंडस्लाइड की जो शुरुआत है वो कहां से हुई। जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, यहीं से पहले लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद तेजी के साथ पानी आया और पानी के साथ साथ जो मलबा है वो बहता हुआ इस इलाके में पहुंचा। और आपको बता दूं कि ये मुंडकई गाँव है, जिसे एक मिनी कस्बा भी बोला जाता था और 3-4 गांव मिलकर ये पूरे इलाके को बनाते थे। और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर 300 से 400 के करीब छोटे बड़े मकान थे और मार्केट, एक छोटा मार्केट था और एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस ये इलाका था और यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी आते थे। आगे जो इलाका है वहाँ पर भी कई सारे जो मकान हैं वो डैमेज हुए थे। वहाँ पर भी जो रेस्क्यू की टीम मौजूद है और खोजने की कोशिश कर रही है कि वहाँ कोई बॉडी तो नहीं है या फिर कोई व्यक्ति जो उस समय मिसिंग हो वो तो नहीं है, उसे खोजने का प्रयास चल रहा है। ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया था। कितने बड़े बड़े पत्थर आए थे, तो ये जो पत्थर है वो लैंडस्लाइड के बाद जो मलबा आया था उसमें बहकर ये पत्थर आया था। और इसी तरह के तमाम बड़े बड़े पत्थर थे जो यहाँ पर मकानों के ऊपर से निकल गए और उसके पीछे जो मलबा आया वो मकानों के अंदर घुस गया। रेस्क्यू लगातार जारी है। उसके अलावा जो लोग
आसपास के गाँव में हैं, उनके लिए खाने पीने का सामान भी यहाँ पहुँचाया जा रहा है। हालात किस तरह के थे ये पत्थर आपको बता रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों ने किस हालात का सामना किया होगा जिस समय लैंडस्लाइड और मलबा आया होगा। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ग्राउंड जीरो, वायनाड। और इस बीच केरल सरकार ने चौतरफा दबाव के चलते अपने उस विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया जिसमें वैज्ञानिकों से वायनाड भूस्खलन स्थल का दौरा ना करने और अपनी राय और अध्ययन रिपोर्ट मीडिया के साथ साझा ना करने का निर्देश दिया गया था। दरअसल केरल के राहत आयुक्त और आपदा प्रबंधन के प्रमुख सचिव टिंकू बिस्वाल ने एक आदेश में केरल के सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों को वायनाड में मेप्पाड़ी पंचायत का दौरा न करने का निर्देश दिया जिसे आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। राज्य और अन्य जगहों के वैज्ञानिकों ने इसे आपदा के लिए वन क्षेत्र में कमी, नाजुक इलाके में खनन और जलवायु परिवर्तन के घातक मिश्रण को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने अपने एक्स अकाउंट पर केरल सरकार के उस आदेश की कॉपी शेयर करते हुए इसे तालिबानी फतवा करार दिया है। अभी केरला सरकार ने अपनी आपराधिक जिस प्रकार से भूमिका रही है, केरल में जो मानव निर्मित आपदा आई है उसके लिए उसको स्वीकार लिया है। जिस प्रकार का गैग ऑर्डर, फतवा, तालिबानी डिक्टेट केरल की सरकार ने वैज्ञानिकों के खिलाफ निकाला है, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ निकाला है कि वो लैंडस्लाइड के विषय में किसी से कुछ बात नहीं कर सकते ताकि सच्चाई बाहर ना आए। केंद्र की तरफ से लगातार उनको नोटिफिकेशन मिलता रहा कि देखिए यहाँ पर एक आपदा आ सकती है, तो उसको इग्नोर किया गया। 18 जुलाई, 19 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई अलग अलग दिनों पर आई, परंतु इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब वो सारी चीजें बाहर ना आ जाए इसलिए सबके जुबान को ताला लगा दो। ये दिखाता है कि किस प्रकार से केरल की मानव निर्मित आपदा के लिए ये लोग जिम्मेदार है। 300 हत्याओं के लिए ये लोग जिम्मेदार है। बात उत्तराखंड की, जहां टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में मूसलाधार बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई। श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ उत्तराखंड के जवानों ने देर रात्रि तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए मुनकटिया क्षेत्र से 450 यात्रियों को सकुशल सोनप्रयाग पहुंचाया। वर्तमान समय तक 2200 से अधिक यात्रियों को निकाला जा चुका है। आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज भारतीय सेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके अलावा केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग के विभिन्न जगहों पर फंसे यात्री और स्थानीय लोगों के परिजनों के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए। रुद्रप्रयाग पुलिस के कंट्रोल रूम के नंबर 7579257572 और पुलिस कार्यालय में व्यवस्थित लैंडलाइन नंबर 01364233387 को हेल्पलाइन नंबर के तौर पर शुरू किया गया। इन नंबरों के व्यस्त रहने पर आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल कर आवश्यक जानकारी ली जा सकती है। उत्तराखंड में भारी बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और बादल फटने की वजह से अभी तक कई लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ घाटी में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के साथ ही आपदा प्रभावितों का हाल भी पूछा। इस समय चल रही है, चारधाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर ये आपदा और भारी मानसून की वृष्टि के कारण से जो नुकसान हो रहा है या जहां पर भी ऐसे स्थान है, सुरक्षित स्थान है, उन सभी स्थानों पर कहा गया है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जाए। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश में कई जगह बादल फटने से 50 से अधिक लोग लापता हैं और 2 लोगों की मौत की खबर है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से मामले में प्रधानमंत्री इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने शीर्ष अधिकारियों से प्रभावितों को हर संभव मदद सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। शिमला और कुल्लू जिलों में श्रीखंड की पहाड़ियों में बादल फटने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। शिमला के रामपुर क्षेत्र के समेज खड्ड में बादल फटने से काफी जान माल का नुकसान हुआ। यहाँ 36 लोगों के लापता होने की खबर है। चंबा में भी बादल फटने से कई घर और गाड़ियां मलबे में दब गए। मणिकरण घाटी के मराणा क्षेत्र में बादल फटने के बाद पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया। वहीं मनाली में भी ब्यास नदी ने फिर अपना रास्ता बदल लिया, जिसकी वजह से हाईवे डूब गया। अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने मंडी के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। लेबनान में बढ़ते तनाव के बीच बेरूत में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर भारतीयों को लेबनान की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। भारतीयों को सावधानी बरतने, गतिविधियों को प्रतिबंधित करने और बेरूत में ईमेल के जरिए भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई। भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर 961768600128 भी जारी किया है। देश का GST संग्रह जुलाई में 10.3% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। जुलाई में GST का कुल रिफंड 16,283 करोड़ रुपए रहा। रिफंड के बाद शुद्ध GST संग्रह का आंकड़ा 14.4% बढ़कर 1.66 लाख करोड़ रुपए रहा। GST राजस्व अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा। बजट में अनुमान लगाया गया है कि इस साल GST कलेक्शन में 11% की बढ़ोतरी होगी। GST व्यवस्था को सरल बनाने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही GST काउंसिल की अगली बैठक में सौंपी जा सकती है। इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GDP अनुमान 7.1% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया। रेटिंग एजेंसी की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि बजट से अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि भारत सरकार द्वारा किए जा रहे पूंजीगत खर्च, बैंकों की मजबूत बैलेंस शीट और प्राइवेट सेक्टर की ओर से भी पूंजीगत खर्च शुरू किए जाने के बाद अब नए बजट में अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। बजट में सरकार ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर अपना फोकस बढ़ाया और MSME के लिए क्रेडिट डिलीवरी में भी सुधार किया है। और आइए अब देखते हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी कुछ खास खबरें। पेरिस ओलंपिक में आज निशानेबाजी में पुरुषों के स्कीट के क्वालिफिकेशन में अनंतजीत सिंह नरूका लेंगे हिस्सा। वहीं पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीत चुकी मनु भाकर तीसरे पदक की दावेदारी के लिए 25 मीटर पिस्टल की क्वालिफिकेशन में उतरेंगी। मनु के अलावा ईशा सिंह भी क्वालिफिकेशन में आएंगे। गोल्फ में पुरुषों के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले के दूसरे दौर में 2 भारतीय गोल्फर लेंगे हिस्सा। भारत की तरफ से शुभांकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर गोल्फ कोर्स पर दिखाई देंगे। तीरंदाजी में मिश्रित टीम स्पर्धा शुरू होगी। भारत की तरफ से अंकिता भगत और धीरज बोमदेवरा एलिमिनेशन राउंड में लेंगे हिस्सा। जूडो में भारत की तुलिका मान राउंड ऑफ 32 में हिस्सा लेंगी। महिलाओं के 78 किलो भार वर्ग में तुलिका का सामना क्यूबा की खिलाड़ी से होगा। सेलिंग में भारत की नेत्रा कुमानन महिलाओं की डिंगी स्पर्धा में रेस 3 और रेस 4 में हिस्सा लेंगी। वहीं पुरुष वर्ग में विष्णु सर्वानंद रेस 3 और रेस 4 में प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखाई देंगे। हॉकी में भारतीय टीम का सामना आज शाम 4:45 पर ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम बेल्जियम से मिली हार को पीछे छोड़ जीत के इरादे से उतरेगी।
बैडमिंटन में शाम 6:30 बजे लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। उनका सामना चीनी ताइपे के साथ। एथलेटिक्स में महिलाओं की 5000 मीटर रेस के पहले राउंड में पारुल चौधरी और अंकिता ध्यानी लेंगी सही रेस। रात 9:40 पर होगी शुरू। वहीं रात 11:40 में शॉटपुट के क्वालिफिकेशन राउंड किए जाएंगे आयोजित। भारत की तरफ से तेजिंदर पाल सिंह तूर लेंगे हिस्सा। भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साय अशोक पेरिस ओलंपिक में रेफरी की भूमिका निभाने वाले देश के सबसे युवा रेफरी बन गए हैं। साय अशोक पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी प्रतियोगिता में रेफरी के रूप में नजर आएंगे। 32 वर्षीय साय अशोक 1904 के बाद से ओलंपिक में एम्पायरिंग करने वाले चौथे भारतीय हैं और विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में खिलाड़ी और अधिकारी के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले खिलाड़ी। पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में मुक्केबाजी प्रशासक के रूप में काम करने वाले साय अशोक विश्व सैन्य मुक्केबाजी परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय भी हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल साय अशोक की ओलंपिक रेफरी के रूप में भागीदारी नैतिकता, निष्पक्ष खेल कौशल में उत्कृष्टता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एक ही भवन में कई विषयों की पढ़ाई, ना चौड़ी सीढ़ी, ना प्रवेश और ना निकास की अलग अलग व्यवस्था, अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव। यही हाल है राजधानी पटना में चल रहे कई कोचिंग संस्थानों का। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के कोचिंग संस्थान में हुए हादसे के बाद पटना प्रशासन भी अलर्ट मोड में दिख रहा है। पटना के जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मानक के अनुरूप नहीं चलने वाले कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगेगी। एक दो नहीं बल्कि कई तरह की अनियमितताएं इन कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण में सामने आई हैं। डीएम के निर्देश के बाद कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू की गई। अनुमंडल पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीमें गठित करके जांच जारी है। इन 6 बिंदुओं पर रिपोर्ट देनी है। कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन की स्थिति, प्रवेश निकास की व्यवस्था, सुरक्षा मानकों के अनुपालन की स्थिति, फायर सेफ्टी की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम, इमरजेंसी स्थिति से निपटने की व्यवस्था। बहुत बड़ी संख्या में चेयर लगा दी जा रही है, उसमें आने जाने का भी जगह नहीं बच रहा है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने बताया है और उनको समय दिया है 1 माह का, उसमें इसको सुधार करेंगे लोग। और कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से भी कुछ बातें बताई गई हैं, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन में विलंब की बात बताई गई है कि बहुत दिनों से आवेदन लोगों ने दिया है और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो उसको हम लोग समयबद्ध ढंग से साप्ताहिक बैठक करके उसको सुनिश्चित कराएंगे। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने आज पटना के कोचिंग संचालकों के साथ बैठक भी की है। डीएम का मुख्य रूप से 3 उद्देश्य है। इनमें एक क्लास में छात्रों की संख्या सीमित हो, फायर सेफ्टी का खास ध्यान रखा जाए, साथ ही मूलभूत सुविधाएं होना जरूरी है। कोचिंग संस्थानों को 1 महीने का समय भी दिया गया है। ये भी निर्देश दिया गया है कि जिन संस्थाओं के पास निबंधन नहीं है वो जल्द से जल्द निबंधन करा लें। जितना क्षमता है उतना ही बच्चों का बैच बनाएं और एंट्री एग्जिट 2 जरूर रखें, निश्चित रूप से 2 रखें, 2 से कम नहीं रखें। बेसमेंट में किसी प्रकार का कोचिंग संस्थान नहीं चले, कोई लाइब्रेरी वगैरह नहीं चले, ये भी बताया गया है, लोगों को बोला गया है। वहीं पटना के कोचिंग संचालक SK झा मीटिंग से बाहर निकलने के बाद बोले कि बच्चे सबके हैं, आज हादसा किसी और के साथ हुआ है, लेकिन इस मामले को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। भविष्य में कोचिंग विलेज को लेकर भी बात हुई है कि कोई ऐसा इलाका देखा जाए जहां भीड़ भाड़ न हो और साथ ही मूलभूत सुविधाएं भी मौजूद हों। अच्छे तरीके से मुहैया करवाइए। और भविष्य में कोचिंग विलेज की भी बात हुई है कि भविष्य में एक अच्छा स्पेस देख करके हम लोग कोचिंग को क्राउडेड जगह से शिफ्ट करके किसी ऐसे जगह पर ले जाएं जहां पर सारी चीजें मुहैया हो। और सरकार, डीएम साहब ने भी ये कहा है कि हम भी इस पर बातें आगे तक पहुंचाएंगे कि सारी सुविधा कैसे किसी खास जगह पर मुहैया करवाई जा सकती है। जांच के लिए अनुमंडल स्तर पर 6 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसमें SDM से लेकर उस इलाके के थाना अध्यक्ष तक को रखा गया है। कोचिंग संस्थानों के सत्यापन का उद्देश्य है कि भविष्य में कोई अप्रिय घटना न हो। प्रावधानों के अनुसार कोचिंग चल रहे हैं या नहीं, आपातकालीन स्थिति से निपटने की क्या तैयारी है और जो कमी है उसे समय रहते दूर किया जाए।
फिलहाल पटना के लगभग 3000 बड़े कोचिंग संस्थानों की जांच कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और नीट मामले को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उच्च स्तरीय समिति को लेकर ये आदेश जो है वो जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रश्न पत्र के प्रिंट होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तक गड़बड़ी रोकने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जरूरी। एसओपी को लेकर 30 सितंबर तक रिपोर्ट तैयार करे समिति, ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ी दोबारा ना हो। और केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि भविष्य में प्रतियोगी जो हैं या अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षाओं में नीट जैसी गड़बड़ी को रोकने के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। तो गड़बड़ी सिर्फ पटना और हजारीबाग में हुई है और कमेटी एसओपी को लेकर अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो किस तरह से होना चाहिए और 30 सितंबर 2024 तक ये रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का उच्च स्तरीय कमेटी को लेकर ये आदेश जारी किया गया है। यानी पेपर प्रिंटिंग से लेकर केंद्र तक पहुंचने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लीकेज था वो इसी प्रक्रिया को निभाने के दौरान सामने आया। जो आईआईटी मद्रास का डेटा विश्लेषण था उसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि विकास हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर। विकास, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिया है उसका क्या अभिप्राय निकाला जाए? यानी कि एसओपी बहुत जरूरी होगा, खास तौर पर प्रिंटिंग प्रेस से केंद्र तक जब पेपर लाए जाएंगे यानी क्वेश्चन पेपर्स, उसके लिए एसओपी तैयार करना इस वक्त सबसे अहम और जरूरी। बिल्कुल आंचल, आप याद करें कि जब केंद्र सरकार ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था तो उसमें ये भी बताया गया था कि भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह की किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए एक हाई पावर कमेटी गठित करने का प्रस्ताव केंद्र ने रखा, जिसकी अध्यक्षता इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन के द्वारा की जानी है। इसको लेकर के कोर्ट ने कहा कि सरकार जो भी इस कमेटी के लिए जो भी क्वेश्चन फ्रेम कर रही है वो अलग है, लेकिन कोर्ट ने भी कमेटी से कुछ अतिरिक्त चीजें कही हैं करने के लिए। मसलन एक एसओपी बनाने की बात है जिसमें पेपर के छपने से लेकर स्टोरेज और फिर सेंटर तक पहुंचने तक पूरा एक एसओपी होना चाहिए कि वो कैसे छपने के बाद सेंटर तक पहुंचेंगे, कहाँ पे स्टोरेज होगा, उनकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी इन क्वेश्चन पेपर्स की। इसके अलावा कमेटी को ये भी बोला है कि बड़े पैमाने पर इम्पर्सोनेशन की शिकायतें आती हैं जहां पर उम्मीदवार की जगह कोई और पेपर देता है, तो इसको रोकने के लिए क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए भविष्य में। ये सारी चीजें भी ये उच्च स्तरीय कमेटी देखे और 30 सितंबर तक कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ले, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और साथ ही एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी दोहराया कि आखिर कोर्ट ने दोबारा परीक्षा करने का आदेश क्यों नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि हमने पाया है कि जो भी चीजें कोर्ट में रखी गई उससे केवल हजारीबाग और पटना में ये पूरी गड़बड़ी सीमित दिखती है, कोई सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं है पूरे सिस्टम में। बहुत अहम आपने कहा विकास, क्योंकि कोर्ट ये लगातार मान रहा है सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी यानी कि शुचिता प्रभावित नहीं हुई है। लीकेज हजारीबाग और पटना में हुई, यानी इस लीकेज के सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए साफ तौर पर एसओपी अपनाना और इसे लागू करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल आचल, और इसलिए कोर्ट ने एक बात यहाँ पर जब भी री एग्जामिनेशन होता है तो दो चीजें कोर्ट ही देखता है कि क्या ये जो गड़बड़ी है ये व्यापक स्तर पर है या फिर जो पूरी परीक्षा की शुचिता है, जो सैंक्टिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है। यहाँ पर कोर्ट ने फिर दोहराया है, हालांकि जब आप याद करें पिछली बार आदेश कोर्ट ने दिया था तब भी ये बात कही थी कि जो पूरा सिस्टमैटिक ब्रीच की बात की जा रही है, सिस्टमिक ब्रीच की बात की जा रही है, वो अब तक याचिकाकर्ता साबित नहीं कर पाए हैं और न ही ये कहा जा सकता है कि क्वेश्चन पूरे परीक्षा की सैंक्टिटी ही प्रभावित हुई हो। 2 सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई जिसको समय पर पकड़ लिया गया और इसमें जो इसके बेनिफिशियरी हैं वो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। इसीलिए री एग्जामिनेशन की वजह कोर्ट को नहीं दिखती है। ये बात कोर्ट ने पिछली बार भी कही थी और आज जब हाई पावर कमेटी के लिए कुछ डायरेक्शंस जो जारी की हैं उसके बाद कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि आखिर री एग्जामिनेशन अदालत ने क्यों नहीं ऑर्डर किया, इसके रीजन कोर्ट ने फिर से गिना। अब कमेटी को जो ये रिपोर्ट तैयार करनी है जिसे 30 सितंबर तक दाखिल करना होगा, ये रिपोर्ट किस तरह से तैयार की जाएगी, इसको लेकर क्या खाका या फिर ब्रेन मैपिंग की जाएगी कमेटी द्वारा? विकास,
बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने यहाँ पर कमेटी से ये कहा है कि जो भी तकनीकी चीजें उपलब्ध हैं, जो भी टेक्निकल एडवांसमेंट है अभी हमारे पास, उसके आधार पर कैसे एक विकास समय कम है क्योंकि हमें लोकसभा की कार्रवाई तक सीधा पहुंचना है, लेकिन आगे जो बुलेटिन होंगे इस बड़ी खबर पर हम अपडेट्स ले लेंगे। लेकिन फिलहाल इस सब पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई की तरफ। सीधे चलते हैं लोकसभा।